इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरह से देखना चाहिए ताकि हम इसे अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रेलिवेंट बना सकें। तो ये 10 जुलाई का करंट अफेयर्स है। इसमें हम ये सीखेंगे कि यूपीएससी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स नोट्स कैसे बनाएं, साथ ही करंट अफेयर्स के माध्यम से आंसर राइटिंग कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे बिजनेस लाइन का ये एडिटोरियल है, शुड वी पुश फाइनेंशियल और ह्यूमन कैपिटल, क्या हमें वित्तीय या मानव पूंजी पर जोर देना चाहिए। तो ये हम सोचेंगे कि ये हमारे GS1 3 2 3 में ये एडिटोरियल कहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो इसका यूज़ हम GS3 इकोनॉमी में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से PYQ आए हैं 2023 में। मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। फिर PYQ आया 2023 में फिर से कि विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आपूर्ति में वृद्धि करने में कौशल विकास कार्यक्रम ने सफलता अर्जित की है। इस कथन के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और रोजगार के मध्य संयोजन का विश्लेषण कीजिए। अब हमने PYQ देख ली, अब हमें ये सोचना है कि हम इस पर एक मॉडल आंसर तैयार कर लें या मॉडल क्वेश्चन बनाएं, जिससे अगर ये एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन फिर से आते हैं, क्योंकि थीम सेम होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है, तो वही चीज़ें चलती रहती है। तो अब हमने इस पर मॉडल क्वेश्चन बनाया, वो देखते हैं। मानव पूंजी विकास से जुड़ी चुनौतियां भारत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में मानव पूंजी और इसके प्रमुख पहलुओं को परिभाषित करें। समझाइए कि भारत में मानव पूंजी विकास की अनदेखी क्यों हो रही है। मानव पूंजी पर कम ध्यान देना किसी देश की वित्तीय पूंजी के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। भारत को अपनी मानव और वित्तीय पूंजी को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए, चर्चा करें। अब हम इस पे एक आंसर लिखेंगे। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। मानव पूंजी विकास भारत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण परंतु चिंता का विषय यह है कि वित्तीय संपदा में वृद्धि हो रही है, वहीं मानव पूंजी का विकास एक महत्वपूर्ण चिंता बना हुआ है। भारत के युवाओं का एक बड़ा वर्ग न तो शिक्षा, न रोजगार और न ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में 8.2% की शानदार GDP वृद्धि के बावजूद भारत 8% की चिंताजनक बेरोजगारी दर से जूझ रहा है। अब हम कौन कौन से ये जो अनदेखी हो रही है, इसके कारण क्या है, उन पर बात करने वाले हैं। पहला, छोटी अवधि का लाभ बनाम दीर्घकालिक निवेश, कि हम क्या करते हैं कि इसमें हम कभी भी जो लघु टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं, दीर्घकालिक नहीं करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सरकार भी जब ये चुनाव होते हैं तो लोग जो होते हैं उन्हें काम देखना होता है। तो जो हम कौशल है, शिक्षा है, उस पर वो इतना निवेश नहीं करते, क्योंकि एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तो लोक लुभावन जो नीति होती है, इसका एक रीज़न है। ऐसे ही सेकंड, बुनियादी ढांचा और संसाधन की बाधाएं। भारत जैसे विशाल जनसंख्या के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। खंडित दृष्टिकोण है हमारा यहाँ पर। भारत में मानव पूंजी विकास की जिम्मेदारी विभिन्न सरकारी एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों में बटी हुई है, जिसके कारण समन्वय की कमी और खंडित दृष्टिकोण पैदा होता है। अतः मानव पूंजी विकास की अनदेखी किसी देश की वित्तीय पूंजी के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि इस बात को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि मजबूत या कमज़ोर मानव पूंजी राष्ट्र की समग्र वित्तीय पूंजी को कैसे प्रभावित करेगी। अब मानव पूंजी पर कम ध्यान देना किसी राष्ट्र की वित्तीय पूंजी के लिए अत्यधिक हानिकारक कैसे है, वो हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में बता दिया है कि जीवन भर कम कमाई में तब्दील, कम नौकरी सुरक्षा वित्तीय अस्थिरता को जन्म देगी, कम उत्पादकता और विकास, उच्च सामाजिक लागत, सीमित निवेश के अवसर। मानव पूंजी पर कम ध्यान गरीबी के दुष्चक्र को प्रारंभ कर देगा। अब ये भी इसका वही है कि क्यों हानिकारक है, क्योंकि अगर हम निवेश नहीं करेंगे तो जो गरीबी का दुष्चक्र है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे वो चालू होता है कि निम्न आर्थिक कम आय है, उससे क्या होगा, जो हमारी बचत है उसका स्तर निम्न हो जाएगा, जिससे निवेश में कमी होगी और हमारा जो आर्थिक विकास है वो मंद हो जाएगा। ऐसे ही अगर कम आय है, ये तो वृद्धि की बात हो गई, कम आय है तो शिक्षा और स्वास्थ्य का निम्न स्तर,
जिससे हमारी मानव पूंजी का भी निम्न स्तर हो जाएगा और उत्पादकता भी इससे कम हो जाएगी। और फिर ये जो सर्कल है वो यही चलता रहेगा, जिसे गरीबी का दुष्चक्र कहते हैं। तो भारत को अपनी मानवीय और वित्तीय पूंजी को मजबूत करने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए, जैसे कि शिक्षा में सुधार करें, कौशल विकास करें और स्वास्थ्य पर ध्यान एवं निवेश में वृद्धि करें। इसके साथ ही वित्तीय पूंजी को मजबूत करें, वित्तीय साक्षरता, बाजार सुधार, जो वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता लाए, बुनियादी ढांचे का उन्नयन, ये हमारी आवश्यकता है, ये हमें करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये 11 जुलाई का करंट अफेयर्स है। इसमें बिजनेस लाइन से ही फिर एक एडिटोरियल है कि असंगठित क्षेत्र की बारीकियाँ। अब देखो, असंगठित क्षेत्र हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 85 to 90% जो है वो असंगठित क्षेत्र ही है, जो इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है। तो इसलिए इसकी हमारे इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये हमारे GS3 इकोनॉमी में यूज़ होगा। इससे एक अभी तक इस तरह से कोई क्वेश्चन आया नहीं है PYQ में, तो हम इसे एक मॉडल क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। और अगर हम इसका ये क्वेश्चन नहीं आता तो हम इसका कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ऐसे कि वे सपने जो हमें सोने न दें, तो यही वो सपने जो हमें सोने नहीं दे रहे हैं। तो ये आपको कैसे समझ आएगा, जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी हम चलते हैं। जैसे मॉडल क्वेश्चन है, भारत के रोजगार परिदृश्य में असंगठित क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करता है। उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें, साथ ही इस क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालें और समाधान सुझाएं। पहले तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी कि असंगठित क्षेत्र होता क्या है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेट सेक्टर एंटरप्राइजेज, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित गैर कृषि क्षेत्र पर प्रकाश डालता है। यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। तो ये जो गैर कृषि असंगठित क्षेत्र है, इसमें उसके बारे में बताया गया है। विशेषताएं क्या है उसकी, कि जो ये अनौपचारिक प्रकृति है, सेवाओं का प्रभुत्व रहता है, इसमें सीमित लाभ होता है, रोजगार पावर हाउस। देखो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये भारत के 74.3% कार्यबल को नौकरियां प्रदान करता है। अब जब ये इतनी नौकरियां प्रदान करता है तो हम ये देखेंगे कि इसकी कमियां क्या हैं। अगर उन कमियों को दूर नहीं किया जाएगा तो बताओ भारत में जो बेरोजगारी जनसंख्या है उनके लिए रोजगार के अवसर कहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो यही है, क्योंकि जिनके पास क्रेडिट तक सीमित पहुंच होती है, विनिर्माण में गिरावट आती है, श्रम कानूनों का गैर अनुपालन, इससे वास्तविक आकार और अर्थव्यवस्था में योगदान पर डेटा की कमी होती है। इसके साथ ही कम उत्पादकता, कौशल अंतराल, बाजार में उतार चढ़ाव जिससे अस्थिरता उत्पन्न आदि भी असंगठित गैर कृषि क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। अब देखो वही सेम कि जो कमी है उन्हें दूर कर दो तो वही हमारे सॉल्यूशन बन जाएंगे। जैसे औपचारिकरण की पहल, कौशल विकास कार्यक्रम, श्रमिकों के लिए कौशल विकास पहले से निवेश करने से उन्हें बदलती बाजार मांगों के अनुरूप ढलने और उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, अनौपचारिक श्रमिकों को कवर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करना उन्हें कठिन समय के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है। चौथा, श्रम कानूनों में सुधार करें। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम है। अब देखो हमने ये थीम कैसे इसके अपने कंक्लूजन में यूज़ कर ली, कि हमने कहीं पढ़ा था कि विश्व जनसंख्या की ये थीम है कि हमें किसी को भी पीछे न छोड़े। अब इसको और भी कोई क्वेश्चन होगा इसको कंक्लूजन पार्ट में, वहाँ भी इसको हम लिख सकते हैं, बस थोड़ा उसका जो फॉर्मेट है आंसर का वो चेंज हो जाएगा। कि विश्व जनसंख्या दिवस 2024 की थीम है किसी को पीछे न छोड़ें। यह थीम सुनिश्चित करती है कि संख्या में सभी को उचित प्रतिनिधित्व हो, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय भूगोल या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। अतः समय आ गया है कि हम अर्थव्यवस्था में गैर असंगठित कृषि क्षेत्र के महत्व को समझें, क्योंकि स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। अब देखो
एक लाइन भी लास्ट में मैंने अच्छी सी लिख दी। और ये कहाँ से थी, हमारा ऐसे था PYQ 2019 का। आप नीचे देख सकते हैं कि स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। तो मेरा करंट अफेयर्स पढ़ाने से सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर आ गई, मैंने आपको आंसर राइटिंग करा दी। मेरा मकसद है कि हमें किस तरह से सोचना है, ताकि आप ज़्यादा कंटेंट के पीछे ना भागें, इसे ही बार बार पढ़ें और मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जगह पर इसको यूज़ करें। कोई डाटा हमने कहीं और पढ़ा है, हम उसे किसी और आंसर में लिख सकते हैं। ऐसे की जो लाइन है उन्हें उठाकर कंक्लूजन बना सकते हैं। कई बार PYQ भी ऐसे आते हैं जिसमें 2013 में आ गया, कोई 16 में आ गया, फिर 17 में आ गया। तो कई बार वो क्वेश्चन इस तरह से बनाए होते हैं कि हम उनको सोल्यूशन के रूप में भी उनको लिख सकते हैं। तो ये हमें सीखना होगा, यही इस मेरे चैनल बनाने का मकसद है। तो आगे चलते हैं। 12 जुलाई, इसमें दी हिंदू में ये था, दुनिया भर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। तो इस पर अब ऐसा कोई क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं है कि बनेगा कि डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, तो जो डेंगू है एक वायरल है। इससे क्या होता है, जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। यानी जैसे कोविड-19 संक्रामक रोग था, ऐसे ये नहीं है। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल, इसकी अभी तक कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल उपलब्ध नहीं है। इसके बाद मलेरिया, इंडिया नॉट एलिमिनेटेड, इंडिया से ये अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है। और कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। एंटी मलेरिया ड्रग अवेलेबल है इसका। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इस तरह से इसमें यहाँ पर लिख दिया है। आगे चलते हैं। जैसे मॉस्किटो हो गया, तो इसमें एनोफिलीज एडीज, इसे 2 उसमें बांट दिया। इसमें क्यों बांटा, क्योंकि एक नाइट और डे, कि जो एक्टिव रहती है एडीज वो डे में रहती है और एनोफिलीज ये नाइट में रहती है, दोनों ही फीमेल होती है। अगर मेल फीमेल ऐसे चलता है UPSC में, तो ध्यान रखें वो फीमेल होती है जो कटती है, जिनकी वजह से मलेरिया डेंगू होता है। तो पैरासाइट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर केजिंग मलेरिया। एक और है जैसे काला अजहर ब्लैक फीवर, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, फीमेल सैंड फ्लाई। चलिए इसी के साथ अब हम इसको समाप्त करते हैं।